हेलो बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ हमारे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर 3। तो पूरी वीडियो को आप मेरे साथ साथ ध्यान से देखना और इसमें हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने की। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय। तो सरकार का जो बजट का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें ये होता है कि डिमांड कभी ज़्यादा होती है, डिमांड कभी कम होती है ना। तो उसको सरकार क्या करती है, स्टेबल कर देती है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करेगी सरकार, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके आंसर्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा, जब सही भेजोगे तो सही भेजा आपने, बिल्कुल। तो सरकार इसमें सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट की पॉलिसी को फॉलो करती है, यानी कि या तो खर्चा ज़्यादा करेगी या खर्चा कम करेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर ऑल। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम या उसको हम यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए क्या सारी। ए, ओवरड्यू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट एनुअल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हम यूज करते हैं टू मॉनिटर क्या। ठीक है, तो हाईलाइट कर देता हूँ। तो टू मॉनिटर, तो उसमें डेफिनेशन में भी यही था कि ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या ऑल द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स ओनली द फंक्शन ऑफ लेंडिंग मनी। इनमें से कौन जो है वो लेंडिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ओनली लेंडिंग का, ओनली लेंडिंग का मतलब है ये पैसा लेते नहीं है, ये सिर्फ देते हैं, लोगों से पैसा लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे दादाजी हैं, तो दादाजी तो भाई क्या है, दादाजी तो ना तो लेंडिंग करते ना वो डिपॉजिट लेते, वो तो पब्लिक से डील ही नहीं करते, तो होता नहीं। एक्सिस बैंक जो होता है ये एक प्राइवेट बैंक है, तो ये तो लेंड भी करता है और ये डिपॉजिट लेता भी है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये खाली लेंडिंग का काम कर रहा है, क्योंकि ये पैसे लेता भी तो है ना पब्लिक से। इसी तरह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक कमर्शियल बैंक है, ये भी लोगों से डिपॉजिट लेता भी है और देता भी है लोगों को पैसे। तो आप इसको भी नहीं कह सकते कि ये खाली लेंडिंग का काम करता है। ठीक है ना। अब बचा कौन, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो लोगों को डिपॉजिट मतलब लेता नहीं है, वो सिर्फ क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ लेंडिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि वो लेंड कर देता है, वो फाइनेंसिंग का काम तो कर देता है, लेकिन परंतु वो लोगों के डिपॉजिट्स नहीं लेता। ये नहीं करता कि भाई आप जाके यूटीआई में पैसा जमा कर दो। तो इसीलिए इसका आंसर जो ज्यादा एप्ट है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनरिक्विटेड ट्रांसफर। कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एग्जांपल अनरिक्विटेड ट्रांसफर है। मतलब कि ऐसा कह सकते हो ऑफिशियल ट्रांसफर नहीं है। रिक्विटेड ट्रांसफर्स होते हैं कि आपने कहीं इन्वेस्ट करा है तो वहां से कोई इनकम वगैरह मिल जाए, तो वो हो गई मान लो आपकी रिक्विटेड ट्रांसफर। अनरिक्विटेड ट्रांसफर मतलब कि जिसमें कोई भी या इस जिसमें कोई भी आपने कोई इन्वेस्ट नहीं करा, या जिस जो पूरी तरह से यूनिलैटरल ट्रांसफर होती है वो। सही। पर्सनल रेमिटांस, क्योंकि पर्सनल रेमिटांस का मतलब हो गया कि कोई ऐसे गिफ्ट्स हो गए या किसी ने हमें बाहर से कोई रेमिटांस दे दिया पर्सनल, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल यूनिलैटरल ट्रांसफर है, तो यानी कि अनरिक्विटेड ट्रांसफर है। इसके बाद है नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, फिर आपको ये बताना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या कौन गलत है कौन सही है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है, इंडियन 1 rupee नोट डज नॉट हैव एनी बैकिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स और बुलियंस।
₹1 का जो नोट होता है वो कह रहा है उसकी कोई बैकिंग नहीं होती स्टैंडर्ड कॉइन्स की या बुलियंस की। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंडियन ₹1 नोट विच इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। मतलब वही एक तरह से 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों एक ही बात को घुमा के कह रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये बात सही है या क्या ये बात गलत है। तो ₹1 का जो नोट होता है उसकी कोई बैकिंग नहीं होती है स्टैंडर्ड, जैसे आपने अथॉरिटी करेंसी अथॉरिटी फंक्शन पढ़ा होगा ना आरबीआई का, कि आरबीआई करेंसी इशू करती है लेकिन जितने करेंसी वो इशू करती है उसके बदले में उसके पास उतनी ही बैकिंग के रिजर्व्स या गोल्ड्स होते हैं, लेकिन ₹1 के नोट जो हैं उसके बदले में कोई भी बैकिंग या कोई भी गोल्ड नहीं होता है। तो ये क्या लग रहा है आपको? तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये सही है, क्योंकि ₹1 का नोट आरबीआई इशू नहीं करता, इसीलिए उसकी कोई भी गोल्ड बैकिंग या कोई भी रिजर्व बैकिंग में नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए फिफ्थ का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है मिसेस श्वेता एन इकोनॉमिस्ट वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच स्पेसिफाइज टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय हर। तो वो जो कॉन्सेप्ट समझा रही हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रही हैं कमर्शियल बैंक जो रखते हैं विद आरबीआई। ठीक है, वेरी गुड, सही। तो उसको बोलते हैं हम CRR, बिल्कुल सही, क्योंकि वो पैसा हम आरबीआई के पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक उस पैसे को आरबीआई के पास रखता है। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टू पर्सन्स राधा एंड श्याम वर डिस्कस्ड foreign exchange rate system. Under this system, all the currency were pegged or related to US dollar. This system gave birth to International Monetary Fund. The above mentioned given statement by Radha identify the type of exchange rate system she was talking about. सही, वेरी गुड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारे करेंसीज को उन्होंने यूएस डॉलर के साथ पेग कर दिया है। पेग का मतलब हो गया कि एक तरह से फिक्स कर दिया है, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो इसमें मार्केट फोर्सेस से रेट नहीं निकल रहा है इसमें, बल्कि रेट हमने किसी और के साथ बांध दिया है, फिक्स कर दिया। उसके बाद 8th में कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं और फिर सही ऑल्टरनेटिव बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट बिकॉज दीज अराइजेस मार्केट फेलियर। तो ऑल दो पब्लिक गुड्स के क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है गवर्नमेंट बजट के अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए स्किप करवा देता हूँ। हालांकि आपको बता देता हूँ, पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि सरकार कुछ ऐसे गुड्स बनाती है या बनाना उनको चाहिए जो नॉर्मल पब्लिक की यूटिलिटी के लिए होते हैं ना, जैसे सरकार पार्क बना देती है या कहीं पे सरकार ने कोई रोड बना दी, इस तरह की गुड्स बना दी है जो पब्लिक की यूटिलिटी के लिए होते हैं, उन्हें पब्लिक गुड्स कहते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन अब हमसे नहीं पूछेगा, तो इसको हम स्किप बढ़ के करके आगे बढ़ जाते हैं। बाकी नॉलेज के लिए दोनों बातें ट्रू हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका बताना सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी इज रिलेटेड टू डैश एंड डैश ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो आपको सही फिल करना है वर्ड्स को, क्योंकि दो ब्लैंक्स हैं, तो दो ब्लैंक्स में आपको पहले ब्लैंक में कौन सा वर्ड और दूसरे ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, वो सही ऑल्टरनेटिव्स का ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट जो है ऑफ बीओपी इज रिलेटेड टू, तो बताओ कौन से दो ऑल्टरनेटिव्स आपको सही लग रहे हैं। कैपिटल अकाउंट जो है बीओपी का वो किससे रिलेट करता है। तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, जब आपको सिखाया था तो ये सिखाया था कि कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है, जो एसेट और लाइबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा होता है ना, उसी को बीओपी में हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइबिलिटीज तो चलो हो गई 4, तो एक ब्लैंक तो चलो मुझे पता चल गया कि 4 है ना, लाइबिलिटीज तो सीधा दे रखी है। अब एसेट्स का यहाँ पे नाम बदल के दे रखा है, एसेट्स को दूसरे नाम से दे रखा है
दूसरा नाम है एसेट्स का क्लेम्स, क्योंकि क्लेम्स का मतलब क्या है? क्लेम्स का मतलब है कि आप किसी से क्लेम कर रहे हो, आप किसी से कह रहे हो कि मैं तुमसे पैसे लूंगा, तो ये एसेट का ही समझ लो दूसरा नाम दे रखा है बेवकूफ बनाने के लिए। तो इसीलिए सही ऑप्शन क्या हो गया? 1 और 4। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी जो है वो किन दोनों चीजों से डील करता है? एसेट और लाइबिलिटी से डील करता है, ठीक है ना? डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये आप फटाफट से बता सकते हो, आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस तो पढ़ ही रखे हैं खूब सारे, तो उनमें से सही फंक्शन कौन सा है? सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, दादाजी का। कैरिंग आउट बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ कमर्शियल्स, नहीं। एजेंट ऑफ कमर्शियल बैंक, नहीं। बैंकर सुपरवाइजर, सही, वेरी गुड, है ना? तो ये सभी बैंकों का क्या होता है? सुपरवाइजर होता है, और जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको ये सुपरवाइज करता है, यही इसका करेक्ट फंक्शन है। और डी में लिखा था डील्स विद पब्लिक, वो भी गलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 56, द इंडस्ट्रीज वाज वर रीक्लासिफाइड इनटू कितनी कैटेगरीज? हाँ सिंपल, सबको याद ही है ना, ए बी सी, 3 कैटेगरीज में हमने इंडस्ट्रियों को डिवाइड कर दिया था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, स्टेगनेंट इकोनॉमी मीन्स, तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेंट हो गई थी, तो पूछ रहे स्टेगनेंट इकोनॉमी मीन्स, स्टेगनेंट इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो बताइए जी बच्चों। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। तो हमने इसका हिंदी मतलब पढ़ ही रखा है, स्टेगनेंट मतलब बहुत ही रुका हुआ, धीमा सा। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी हो गई? जो धीरे धीरे बढ़ रही है, सी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डैश इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो ऐसा क्या हुआ था जिससे फूड ग्रेन्स का आप बफर स्टॉक रखना शुरू कर पा रहे थे? वेरी सिंपल, ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना? तो एक ही लॉजिकल ऑप्शन भी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे फूड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, जिसकी वजह से आप बफर स्टॉक रखना शुरू कर पा रहे थे, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको ट्रू और फॉल्स पहचानना है। इन इंडिया मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर MPCE मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन। कह रहा है भारत में हम खर्चे के हिसाब से जो है वो पॉवर्टी लाइन को, या पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को निकालते हैं कि जो व्यक्ति जितना मिनिमम खर्चा कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर वो मिनिमम इतना भी खर्चा नहीं कर पा रहा है, 816 या 1000 रुपए, तो इसका मतलब वो गरीब है। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है दिस मेथड डिफरेंशिएट्स बिटवीन द पुअर एंड अदर पुअर। कह रहा है ये मेथड जो है ये पुअर और दूसरे पुअरों के बीच में, मतलब मान लो 2 तरह के पुअर या 3 तरह के पुअर हो सकते हैं, कोई बहुत गरीब, कोई कम गरीब, कोई ज्यादा ही गरीब, तो ये अलग अलग तरह के गरीबों में डिफरेंशिएट कर सकता है, सही, बिल्कुल। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि भारत में हम खर्चे के हिसाब से पॉवर्टी लाइन निकालते हैं, लेकिन पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट गरीबों में भेदभाव नहीं कर पाता। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताने हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 में लिखा है WTO एग्रीमेंट्स कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो कह रहे हैं WTO एग्रीमेंट्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के ट्रेड को कवर करते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है WTO वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू GATT। सही, वेरी गुड, है ना? तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्योंकि WTO जो हमने पढ़ा है टॉपिक, उसके बारे में दोनों बातें सही दे रखी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, डैश एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल द पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। मतलब किससे आपको लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सभी लोगों का बढ़ेगा और सोशल जस्टिस जो है वो भी प्रमोट होता है? कौन है वो? सेल्फ रिलायंस, सोशल वेलफेयर, इक्विटी या मॉडर्नाइजेशन? सही, इक्विटी,
है ना, क्योंकि इक्विटी ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लिखा जाता है कि जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है ना, अमीर गरीब कोई भी हो। उसके बाद 17th, पेयर्स में से आपको सही पेयर चुनना है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट पेयर। तो ए में लिखा है करंट अकाउंट इंक्लूड्स ओनली ऑटोनोमस आइटम्स, बी में लिखा है कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली एकोमोडेटिंग आइटम, सी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कॉम्पनसेटिंग ट्रांजैक्शन, डी बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल। तो अगर आप कंपेयर करोगे नीचे से तो डी ऑप्शन मतलब डी जो मैच है वो गलत है, सी का मैच आप जो है वो गलत है, कैपिटल अकाउंट में खाली एकोमोडेटिंग आती है ये बात ये भी गलत है, करंट अकाउंट में खाली ऑटोनॉमस आती है खाली यही बात सही है ना, क्योंकि करंट अकाउंट जो ऊपर बनता है बीओपी में ऊपर वाला उसमें सिर्फ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन ही होती हैं, उसमें कोई भी एकोमोडेटिंग नहीं होती है। तो ए और वन का कॉम्बो ही सही कॉम्बो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज अ क्रेडिट स्कीम एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये कीवर्ड आपको पढ़ाया था, सही बिल्कुल। तो कौन सी क्रेडिट स्कीम थी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू एक्सटेंड करी गई थी? माइक्रो फाइनेंस, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल स्पेंड्स करोड्स ऑफ मनी ऑन मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। तो सरकार सड़क पर खर्चे करती है उसकी मेंटेनेंस के, तो सरकार ने सड़क पर जो खर्चे करे इस खर्चे को आप क्या कहोगे? वेरी गुड, सही। ये है खर्चा, छोटा खर्चा मेंटेनेंस का, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मनी सप्लाई इज 10,000 करोड़, देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी अदर देन बैंक डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर 5, मनी मल्टीप्लायर है 5, फाइंड द इनिशियल डिपॉजिट। बहुत सिंपल है। तो कह रहा है अगर इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मनी है और मनी मल्टीप्लायर है 5, तो शुरुआती डिपॉजिट कितना रहा होगा, इनिशियल डिपॉजिट कितना रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि भाई मनी ने अपने आप को कितने गुना मल्टीप्लाई कर लिया, 5 गुना। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना रहा होगा? 2,000 करोड़, बिल्कुल सही, क्योंकि 2,000 करोड़ ही 5 गुना मल्टीप्लाई होके कितने बन जाएंगे? 10,000 बन जाएंगे। तो टेक्निकली आप वैसे भी देख सकते हो तो सही बनेगा। तो इनिशियल डिपॉजिट इसका मतलब 2,000 करोड़ रहे होंगे। इसके बाद 22, द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी which adversely affects the comparative self-sufficiency of the village economies. Identify which of the following may be the reason for the aforesaid situation. ठीक है ना। तो भाई कह रहा है रेलवेज ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलेज इकोनॉमीज की सेल्फ सफिशिएंसी को बुरी तरह प्रभावित करा। तो आपको क्यों लगता है ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि रेलवेज होने की वजह से फार्मर्स को फिर फोर्स करा कि आप ज़्यादा कैश क्रॉप्स बना के बेचते रहो। तो उससे जो है गांव में सेल्फ सफिशिएंसी प्रभावित हुई, क्योंकि बेचारे किसान अपने घर तक के लिए खाना नहीं बना पा रहे थे और सारा उनको बेचना पड़ रहा था। तो इसको हमने पढ़ा था पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सही। इसके बाद 23 में आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस बट आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। कह रहा है भाई देखो सब्सिडी से बर्डन तो बहुत पड़ेगा सरकार पर, लेकिन ये जरूरी है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है सब्सिडीज प्रोवाइड पुअर फार्मर्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज एज यूज्ड बाय रिच फार्मर्स। और कह रहा है दूसरा कि सब्सिडी से थोड़ा सा गरीब लोगों को या गरीब फार्मर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वालिटी की, जो अमीरों को मिलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, मतलब फाइनल ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? सही है ना। तो दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं सब्सिडीज के लिए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही भेजा। 24 में कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज एन एम्प्यूटेड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द डैश पॉलिसी ऑफ
ब्रिटिशर्स। तो ये सब आप जानते ही हो। ब्रिटिशर्स की कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं बर्बाद हो गई थी? हाँ, तो डिवाइड एंड रूल। तो सब ये पढ़ा ही होगा आपने, सुना ही होगा। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर उनकी इस पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। चलो, इसके बाद है सेक्शन बी। उसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। रीजन और असर्शन के क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको ध्यान से सही ऑप्शन चुन के बताना है। मैं रीड कर देता हूँ। असर्शन में लिखा है इंडियाज शिपमेंट ऑफ फूड एड टू नॉर्थ कोरिया विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो कह रहा है हमने जो है नॉर्थ कोरिया को खाना भेजा, ठीक है, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के। और रीजन कह रहा है बिकॉज इट इज अ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन एंड शोज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम डोमेस्टिक करेंसी। कह रहा है क्योंकि ये हमने एक यूनिलैटरल ट्रांसफर करी है या ट्रांजैक्शन करी है जो आउटफ्लो शो कर रहा है। सही, वेरी गुड, है ना? तो बिल्कुल सही है क्योंकि असर्शन सही दे रखा है और रीजन भी उसका उन्होंने खुद ही बिल्कुल सही दे रखा है। आउटफ्लो है इसीलिए डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और यूनिलैटरल ट्रांसफर है तो इसीलिए करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1/4 ऑफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी। तो बहुत ही सिंपल है। कह रहा है इनिशियल डिपॉजिट्स जो हैं वो 1/4 हैं ऑफ टोटल डिपॉजिट्स के। तो इनिशियल डिपॉजिट्स अगर मान लो x है तो टोटल डिपॉजिट्स 4x रहा होगा, है ना? तो आपसे वो पूछ रहा है बताओ कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। तो मनी ने अपने आप को कितने गुना मल्टीप्लाई कर लिया? वेरी सिंपल आंसर, हाँ, 4 गुना। सी। तो मनी मल्टीप्लायर हो गया 4 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट्स अगर x हैं तो टोटल मनी डिपॉजिट्स हो गया 4x। तो इसका मतलब मनी ने अपने आप को कितने गुना मल्टीप्लाई करा? 4 टाइम्स। उसके बाद 27 असर्शन कह रहा है द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर। और रीजन कह रहा है बिकॉज द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू द बिजनेस। तो 27 का बताइए जी सही आंसर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 1990 तक आते आते पब्लिक सेक्टर की वजह से जो है काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया था। ये स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरा रीज़न कह रहा है द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटी टू द पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने छोटे कैपिटल के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स फैक्ट हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। इसके बाद 28 में लिखा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोनों में से, चारों में से, मतलब गलत स्टेटमेंट पहचानना है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है हमारे अब सिलेबस से हट गया है तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में असर्शन लिखा है एजुकेशन इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और रीजन कह रहा है एजुकेशन कन्फर्स लो अर्निंग कैपेसिटी एज मोस्ट ऑफ द अर्निंग इज स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड ऑल्सो डिस्करेजेस इनोवेशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ह्यूमन कैपिटल में हमने पढ़े रखा है बिल्कुल सही सी ऑप्शन, क्योंकि जो रीजन में स्टेटमेंट दे रखा है वो उसने गलत दे रखा है। तो सीधा पता चल गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो एजुकेशन के खर्चे से कोई डिस्करेज नहीं होता इनोवेशन, उसने उल्टा दे रखा था यानी गलत दे रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी हमें सेट्स दे रखे हैं तो हमें सही पेयर चूज करना है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो उसमें लिखा है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ या एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये क्या है? गलत है,
क्योंकि इधर वो आवास की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है, और इधर वो पेंशन देने की बात कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तो गलत हो गया। बी में लिखा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इधर लिखा है टू ब्रिंग टुगेदर वाइडली डिस्पर्स्ड आर्टिसंस एंड अनएम्प्लॉयड यूथ्स टू गिव देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये कॉम्बो जो है ये सही है, क्योंकि ऐसा ही था। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। तो सी और डी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली बी वाला कॉम्बो ही सही पता चल गया। सी और डी अगर आप पढ़ोगे तो वो भी फिर आपको सही मैच नहीं नजर आएगा। इसके बाद है जी 31। तो 31 में क्या लिखा है? तो 31 में आपको एक डायग्राम दे रखा है हेड काउंट रेशियो का, 1973 से लेकर 2012 तक का। तो हेड काउंट रेशियो मतलब एक तरह से वही कितने नंबर ऑफ गरीब लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में। तो एलएचएस में आपको वही परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन की फॉर्म में दे रखा है, नीचे आपको अलग अलग वर्ष दे रखे हैं। जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन लाइन है वो रूरल एरिया की है, और जो डार्क है वो अर्बन एरिया की है, और जो सबसे ज्यादा डार्क है वो टोटल है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम या लाइन डायग्राम द गैप बिटवीन रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर हैज रिमेन्ड द डैश until 1990 और 2000 एंड हैज डैश इन 2011 एंड 12। तो मतलब पहले तो वो 1990 2000 तक की बात कर रहा है कि भाई यहाँ तक जो है वो अर्बन और रूरल का जो गैप था वो कैसा था, तो बताओ। और फिर उसके बाद 2011-12 में मतलब लास्ट में जो है यहाँ वो गैप कैसा हो गया। ठीक है, तो आप डायग्राम अगर देखोगे तो शुरुआती दौर में रूरल और अर्बन में जो मतलब गैप है लाइन का वो ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब शुरुआती दौर में तो दोनों ही क्या है, सेम है 1990 2000 तक। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है इनका गैप क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो बाद में इनका गैप क्या हो गया, वाइडेंड। तो सही ब्लैंक्स जो बन रहे हैं ऑप्शन के वो बन गए ए ऑप्शन के, यानी पहले ब्लैंक में सेम और दूसरे ब्लैंक में वाइडेंड। सही, तो ए ऑप्शन सही। उसके बाद 32 भी पढ़ लेते हैं। 32 में लिखा है सेलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, वैल्यूज दे रखी हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज मच डैश देन द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। तो पूछ रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ रेट है वो इज मच डैश देन द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। तो दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि हम देख सके। तो एक तो उसने कहा ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और दूसरा उसने कहा ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा। तो भाई रियल पर कैपिटा इनकम मान लो ये है, और ह्यूमन कैपिटल के लिए तो हम मान लो लिटरेसी रेट देख सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि जो ग्रोथ हुई ह्यूमन कैपिटल की, या जो ग्रोथ रेट हुआ ह्यूमन कैपिटल का, वो क्या था रियल कैपिटल, रियल पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट के मुकाबले। ज्यादा था, कम था, कंपैरेटिवली स्लो था, लेस था, ये पूछ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप लिटरेसी रेट देखो तो लिटरेसी रेट 16 था मान लो, तो 16 से वो बढ़कर कितना हो गया, लगभग 65 हो गया। ठीक है, तो 16 से 65 हो गया। और जो रियल पर कैपिटा इनकम है अगर आप वो देखोगे तो 3.6 से बढ़कर 10.3 हो गई। तो जो रियल जो ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है वो थोड़ा ज़्यादा तेज हुई एज कंपेयर टू रियल पर कैपिटा इनकम। तो इसका मतलब ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज मच फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। सही, सी ऑप्शन है ना, तो सही बन गया सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन 33 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग असर्शन
द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूएसए, और इसका वो रीजन दे रहा है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। तो ये हमने पहले भी वैसे डिस्कस कर रखा है क्वेश्चन। तो असर्शन में तो लिखा है कि लो प्रोडक्टिविटी जो थी उसकी वजह से हमें खाना यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था, तो ये बात तो ट्रू है। और कह रहा है कि हमने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में थर्ड 5 ईयर प्लान से ही सोचना शुरू कर दिया था, ये बात गलत है ना। इसका मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सी है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सिंपल है, इसमें आपको सिंपल ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 में लिखा है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम had a positive effect on rural farm and non-farm output, income and employment। ठीक है, तो ये वैसे ट्रू है ना, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के एक्सपेंशन से पॉजिटिव प्रभाव पड़ा रूरल फार्म और नॉन फार्म आउटपुट इनकम पर। द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज टेकन ए बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म एज एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। कह रहा है कि लेकिन ये एक्सपेंशन और प्रमोशन जो था रूरल बैंकिंग सेक्टर का, ये पीछे चला गया क्योंकि रिफॉर्म आने के बाद एग्रीकल्चरल लोन्स पे जो डिफॉल्ट होते थे या होने लगे वो बहुत ज़्यादा होने लगे। तो ये भी हमने स्टेटमेंट एज इट इज़ पढ़ रखी है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो टेक्निकली दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही। तो बोथ द स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है। उसके बाद 36 में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कि पहले सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो पढ़ लेता हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे लिखा है WTO, नंबर 2 BOP क्राइसिस इन इंडिया, नंबर 3 डिफाइनिंग ईयर टू मार्क डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है ना, जिसमें इंडिया सेकंड फेज में आ गया था, और नंबर 4 सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वेरी गुड, है ना, 1921 में हुई थी, तो सबसे पहले 3 हो गया था। फिर उसके बाद सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन आज़ादी के बाद, उसके बाद BOP क्राइसिस 1991 में हो गया था, और WTO तो 1995 में आया था सबसे बाद ये। तो मतलब सही ऑप्शन बन गया 3421, 3421 वाला ऑप्शन डी। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं। 37 में भी हमको असर्शन दे रखा है। असर्शन में लिखा है देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन BOT व्हेन इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स। ठीक है, ट्रू हो गई बात, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम तभी होगा जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, ये बात तो ठीक हो गई। और रीज़न कह रहा है बिकॉज द अफोर्सेड सिचुएशन इंडिकेट्स दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल फॉर द कंट्री। तो ये तो बात गलत हो गई। कह रहा है कि इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इनफैक्ट अनफेवरेबल है। तो रीज़न उसने गलत दे रखा है, सही। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 38, मनी सप्लाई इंक्लूड्स, मनी सप्लाई में आप किसका पैसा लेते हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर रखा है। तो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ किसका पैसा लेते हैं? राइट, सिर्फ हम लेते हैं लोगों का पैसा, या जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंकों के अंदर, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लेते, ठीक है ना, और सेंट्रल बैंक का तो पैसा नहीं लेते। तो यानी कि मनी सप्लाई में कौन कौन आ गया? 2 और 3, सही। उसके बाद 39 में असर्शन में लिखा है इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स। तो ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सरकार को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर इंटरवेंशन करना पड़ता है। और कह रहा है रीजन बिकॉज मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन
Lack of storage facilities were the main problem faced by farmers in agricultural marketing. क्योंकि कह रहा है कि कई बार बड़े ट्रेडर्स मैनिपुलेशन करते हैं, मार्केट की जानकारी नहीं होती किसान को, और स्टोरेज की भी समस्याएं होती हैं फार्मर्स को फेस करने की, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सरकार को इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ये तरह की क्या हो रही है, समस्याएं हो रही है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीज़न भी उन्होंने सही दे रखा है, क्योंकि इसी कारण की वजह से हम कहते हैं कि सरकार को इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद ए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लेते हैं। 40 में कह रहा है असर्शन में an efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and income। तो ट्रू हो गया। कह रहा है कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोन आज सैंक्शन हुआ और किसान को लोन मिल रहा है 5 महीने बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए, है ना। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बिकॉज रीजन इन एग्रीकल्चर ड्यू टू द लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोरिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट। कह रहे हैं क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम गैप हो जाता है क्रॉप के उगने से लेकर उसको बेचे जाने के बीच में, तो इसीलिए फार्मर को पैसों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है ना। यही रीजन है, इसीलिए हम कहते भी हैं कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि अगर लोन आज सैंक्शन हुआ तो 1-2 दिन के अंदर किसान के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद 41 भी पढ़ लेते हैं। 41 में कह रहा है असर्शन अंडर लॉ करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आर लीगली एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स और ऑब्लिगेशंस। कह रहे हैं जो भी करेंसी और कॉइन्स पब्लिक के पास होती हैं वो लीगली एक्सेप्टेड होती हैं सभी डेट्स या ऑब्लिगेशंस के लिए। तो ट्रू है ना, क्योंकि लीगल टेंडर मनी है। रीजन कह रहा है बिकॉज करेंसी एंड कॉइन्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीगल टेंडर मनी। तो करेंसी और कॉइन्स कह रहे हैं नॉन लीगल टेंडर मनी है, तो ये तो गलत है। जबकि करेंसी और कॉइन्स तो सरकार ने ही या आरबीआई ने इशू कर रखे हैं, वो तो लीगल टेंडर मनी होता है, वो नॉन लीगल टेंडर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन का स्टेटमेंट उसने गलत दे रखा है। उसके बाद 42 में सबसे ऊपर लिखा है लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जिसकी वजह से ए हो जाएगा, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से बी हो जाएगा। तो ए और बी में रिस्पेक्टिवली क्या क्या वर्ड्स आने चाहिए वो आपको सही ऑप्शन में ढूंढ के बताना है। तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन से सोच लो कि क्या होगा, बस, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे कम तो क्या होगा? लो लेवल ऑफ एजुकेशन से होगा लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जब लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लोगों की क्या होगी? लो इनकम। तो ए ब्लैंक में ये फिट बैठ रहा है और बी ब्लैंक में ये फिट बैठ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो गया, सही भेजा आपने। ठीक है, उसके बाद 43 में पढ़ लो। मिस्टर रमेश इज एन एम्प्लॉय ऑफ EPFO is getting trained under the supervision of skilled workers in the firm itself. It exhibits the right step in direction of human capital formation। ठीक है, spot which of the following directly contributes to the process of HCF by EPFO। कह रहा है कि इसमें से क्या चीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डिजायर्ड परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग ये better social standing to employee, ensure gender equality, declining widespread poverty। तो सिंपल आंसर है, सही ए है ना। तो भाई ट्रेंड स्किल्ड वर्कर से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिल रही है, तो इससे अपने एम्प्लॉयज की ही क्या होगी? परफॉर्मेंस एनहेंस होगी। तो ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है EPFO द्वारा अपने ह्यूमन कैपिटल के प्रोसेस में। उसके बाद 44 थोड़ा सा न्यूमेरिक है, सॉल्व करना है आपको, फिर आंसर बताना है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट
द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज 1/4 ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स का कह रहा है 1/4 जो है वो इम्पोर्ट्स है। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज 1600 करोड़, तो एक्सपोर्ट्स उसने बताया है 1600 करोड़ है, तो उसका 1/4 अगर आप निकाल लोगे तो इम्पोर्ट्स आ जाएगा 400 करोड़। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड वुड बी, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा, सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, वो भी बताना है, और कितने रुपए का होगा वो भी बताना है। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है ना, इंपोर्ट की वैल्यू से, तो सरप्लस होगा, और कितने रुपए का होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो वो हो सकता है ऑप्शन में नहीं दे रखा, पर लिख लेते हैं हम सही आंसर। तो सरप्लस होगा हमारा कितने रुपए का, 1200 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा है और इंपोर्ट्स की वैल्यू कम है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो 1600 करोड़ माइनस 400 करोड़, तो 1200 करोड़ का बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। उसके बाद है 46 में लिखा है असर्शन, borrowing by government from the World Bank to finance the balance of payment deficit will be recorded in capital account। तो जब हम वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हैं, क्यों बोरो करते हैं, ताकि हम अपने बीओपी के डेफिसिट को फाइनेंस कर सके। तो इसका मतलब आप एक एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो कह रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये हो गया ट्रू। फिर वो इसका रीजन बता रहा है, बिकॉज इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एज इट रिलेट्स टू द क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंसिंग नेचर। तो कह रहा है इसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि मतलब ये क्लेम्स या लाइबिलिटीज से संबंधित है ना। तो ट्रू, तो क्या ऑप्शन बन गया, ए। तो सही दिया है बिल्कुल, तो वो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो एसेट या लाइबिलिटी से कह रहा है, रिलेट कर रहा है। तो बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद 47, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी गलत बताना है इनमें से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बाय ब्रिटिशर्स लीड टू द ह्यूज इकोनॉमिक प्रॉफिट्स टू इंडियन इकोनॉमी। The decline of handicraft industry in India decreased the demand for British manufactured goods. By following the policy of discriminating protection, Britishers gained complete control over the entire Indian market. Inland waterways proved to be economical in India। तो क्या है गलत, तो बी जो है वो सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से तो भारत में ब्रिटिश मेड गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ गई थी। तो इसीलिए बी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा गलत स्टेटमेंट नजर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, मैच द सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 1। ठीक है ना, तो आपको मैच करने हैं। अब वो मैं आपसे पूछता हूं या कर लेता हूं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, तो मॉडर्नाइजेशन को आप किससे मैच करोगे, 1 2 3 4, तो हमने पढ़ रखा है मॉडर्नाइजेशन में, वेरी गुड, हम चेंज इन सोशल आउटलुक को कंसिडर करते हैं, है ना। तो 3। उसके बाद है बी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आप किससे मैच करोगे, लॉस हो नहीं सकता, इम्बैलेंस हो नहीं सकता, तो ये हो गया इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, है ना, 4 सही। उसके बाद ब्रेन ड्रेन, तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये कि हमारे लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन कैपिटल का नुकसान हो रहा है, 1। और इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई में गैप होता है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें जितनी जॉब चाहिए लोगों को उतनी मिल नहीं रही, और जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं वो बेचारे काम ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी मिल नहीं पा रही है। तो इम्बैलेंस है डिमांड और सप्लाई में ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो कौन सा बन गया सही ऑप्शन, 4 3 3 4 1 2।
3412। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो है सही आंसर मैच। चलो इसके बाद 49 से 54 तक के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे एक हाइपोथेटिकल बजट पर बेस्ड है, जिसमें आपको 2 वर्षों की कुछ फिगर्स दे रखी है। एक बार मैं इसमें बजट देखना आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला कॉलम जो है ये है 2011-12 का, मतलब इसको आप समझ लो एक वर्ष का दे रखा है। और अगला साल है 2012-13 का, इसका मतलब कि वो आपको अगले वर्ष का दे रखा है। हाँ आनंद, डी भी गलत था, लेकिन मैंने बी को बस इसलिए चुन लिया क्योंकि बी जो है वो ज्यादा बड़ा गलत था। वैसे आप सही कह रहे हो, डी भी गलत ही था, है ना। तो डी भी वैसे गलत था, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में चिंता ना करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 2 गलत होंगे। तो वो क्वेश्चन का थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ओके, ओके, ठीक है। तो 2 वर्ष हमको ये दे रखे हैं। अब इसके कुछ आइटम्स हैं वो मैं आपको फटाफट थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मतलब उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये आर आर हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है ये आप समझो, याद करो, गवर्नमेंट बजट के अंदर एक अपने आप में मेन कैटेगराइजेशन होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ही आते हैं टैक्स रेवेन्यू, उनके अंदर ही आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो मतलब ये जो दोनों वैल्यूज है, ये तो दोनों आइटम्स हैं, ये इसी का पार्ट है। इसके बाद दूसरा मेन हेडिंग होता है कैपिटल रिसिप्ट। सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट में उसने खुद ही बता दिया 5+6+7। तो रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट और बोरोइंग, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। उसके बाद उसने अगली हेडिंग दे रखी है टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट का तो मतलब ही है सीधा सीधा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो ये आपको रीड करना आना चाहिए। उसके बाद नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मतलब ये आप समझ लो ये खर्चे हैं, ठीक है ना, सिंपल। कह रहा है ऑन अकाउंट, ऑन रेवेन्यू अकाउंट, मतलब ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं, जिनमें कह रहा है जिनमें से इंटरेस्ट पेमेंट इतनी है। फिर उसके बाद कह रहा है ऑन कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपको दे रखे हैं। और उसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी कुछ खर्चे ही आपको दे रखे हैं। प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर भी ऑन रेवेन्यू अकाउंट, मतलब ये रेवेन्यू खर्चे दे रखे हैं। ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब ये कैपिटल खर्चे दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे टोटल रेवेन्यू खर्चे बताओ, तो उसने देखो क्या लिख रखा है, 10+14। तो 14 वाला आर ई और 10 वाला आर ई, दोनों तरह के आर ई को जोड़ दोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है ना। तो ये उसने टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है। इसी तरह उसने 16 में दे रखा है टोटल एक्सपेंडिचर 9+13। तो 9+13 का मतलब हो गया कि दोनों तरह के खर्चे आ गए इसमें। इसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब ये एक तरह से टोटल खर्चे हैं आपके, टीई। उसके बाद है ऑफ विच ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ये कुछ ग्रांट्स बता रहा है इनमें से, खर्चों में से। और लास्ट आइटम है कैपिटल एक्सपेंडिचर 12+15। तो ये उसने टोटल आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, यानी सीई दे रखा है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं जैसे 49 में, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैज डैश करोड़ बिटवीन एक्चुअल 2011 टू 2012। तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू के बारे में वो पूछ रहा है। तो बस सिंपल है, आप अपने बजट की वैल्यूज में 11वें नंबर पर चले जाओगे, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, और यहाँ पे आप जाके देख लोगे कि इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है। तो जैसे 2011 में थी 273,150, और ये बढ़कर हो गई 319,759, है ना। तो आप अकॉर्डिंगली फिर सही ऑप्शन अपना चुन लोगे। तो इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, मतलब जो शक्ल से ही समझ आ रहा है, राइजन, मतलब बढ़ गया कितने से, 46609, मतलब बेसिकली दोनों का डिफरेंस निकालना है।
तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट्स की वैल्यू कितने रुपए से बढ़ गई है ये निकालना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन जैसे दे रखा है 50 में, द परसेंटेज चेंज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 2011 एंड 12 टेकिंग द 2011 एज बेस वुड बी। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंज आया। तो उसके लिए आप नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली फिगर में आ जाओगे। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ है, ये रहा आइटम नंबर 3। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की पहले फिगर आपको दे रखी थी 121,672 और नई फिगर आपको दे रखी थी 164,614। तो आप पहले तो डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। डिफरेंस निकालने के बाद उसको पुरानी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आपको अपना जो भी परसेंट का आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। फिर इसके बाद 51, ये आप मुझे वैसे ही बता दो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अदर रिसिप्ट्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। कह रहा है इनमें से आप कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या क्या डालते हो। तो कैपिटल रिसिप्ट का आपको इसमें से आइटम ढूंढ के बताना है ABCD में कि कैपिटल रिसिप्ट का आइटम कौन सा होता है। हाँ सही, तो कैपिटल रिसिप्ट का आइटम होता है एक ही, डिसइन्वेस्टमेंट। बाकी सारे जो हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट के आइटम्स हैं, है ना। ये सिंपल हो गया। उसके बाद 52 में आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। तो याद होगा आपको, रेवेन्यू डेफिसिट का पूछ रहा है करेक्ट फॉर्मूला बताओ। RD का फॉर्मूला क्या होता है, सही, वेरी गुड, सिंपल, RE माइनस RR। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, सही। उसके बाद 53 में आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 11 to 12 which implies that in 2012 comparatively more borrowings were done to pay the interest commitments on earlier loans। कह रहा है कि देखो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ रही है पिछले साल के मुकाबले इस साल, तो इसका मतलब आपने बोरो भी ज्यादा ही करा होगा तभी आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो कह रहे, तो अगर मैं इस बात को बोलूं कि क्या ये सही है गलत, तो सही है, इसमें तो कुछ गलत है नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 11 to 12। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो मैं ऐसे कैसे बताऊं ट्रू है कि फॉल्स है। तो प्राइमरी डेफिसिट कह रहा है वो कम हो रहा है 2011-12 से 12-13 में। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं वापस से टेबल में जा रहा हूं और दोनों वर्षों का प्राइमरी डेफिसिट निकालूंगा। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं सर, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाँ, FD माइनस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो FD के लिए मैं सीधा नंबर 7 ले लेता हूँ। नंबर 7 का मतलब हो गया बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स को हम कह लेते हैं ना कि भाई ये FD है। तो 2011 में फिस्कल डेफिसिट है 5,15,990, उसमें से माइनस कर दो नंबर 11 इंटरेस्ट पेमेंट्स 2,73,150। तो 515 में से 273 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट का। फिर इसी तरह अगले वर्ष फिस्कल डेफिसिट है 5,13,000 और उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट्स 3,19,000। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, मुझे ऐसा लगता है कि 2011 में जब आप आंसर निकालोगे तो ज्यादा आएगा और 2012 में जब आप आंसर निकालोगे प्राइमरी डेफिसिट का तो कम आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही सोच रहा हूं? क्या आप मुझसे इत्तेफाक रख रहे हो कि अगर आप 2011 में माइनस करके आंसर निकालोगे तो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी? ऐसा मुझे लग रहा है, शक्ल से ही पता चल रहा है। और 2012 में जो है वो कम आएगी, है ना। करके चाहे आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब मोटा मोटा मैं ये तो कह सकता हूँ कि प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है। तो मैंने चेक कर लिया, हाँ प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। उसने भी लिखा कि इज डिक्रीजिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात ट्रू है ना, कम हो रहा है। आप चेक कर लेना चाहें।
तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। ठीक है ना, तो ये भी हो गया देखो आपका क्वेश्चन। और उसके बाद 54, अब तो ये हो ही जाएगा अपने आप। 54 में तो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 12-13। तो 12-13 के टेबल में जाके कह रहा है फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू बताओ। तो वो हमने अभी निकाल ही ली थी, दोबारा से हाथ का निशान बना देता हूँ। ये रहा बक्सा, है ना, बोरिंग वाला, 5,13,590। तो 5,13,590, तो वो हम लिख ही लेंगे। चलो उसके बाद है जी, एक कहानी होती है, केस बेस्ड होता है। केस मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमें ऑलरेडी आता है, तो हम सीधा क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लेते हैं। तो 55 में सीधा आपसे पूछ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंटेक्स्ट 1991 क्राइसिस। तो बेसिकली जो कहानी है वो 1991 के दौर वाली कहानी है। तो कह रहे 1991 वाली कहानी में was caused by dash which resulted in current account deficit and sharp drawdown in reserves। तो कह रहा है कि 1991 के क्राइसिस का जो क्राइसिस था वो caused by, वो क्यों हुआ था बताओ, उसका वो रीजन पूछ रहा है। कह रहा है जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो गया था, रिजर्व्स में बहुत तगड़ी गिरावट भी आ गई थी। तो क्या लग रहा है कारण? हाँ, है ना, क्योंकि आपको पता है ये महंगाई भयंकर बढ़ चुकी थी, यानी कि डिमांड जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। ड्यू टू एक्सेस डिमांड ऐसा हाल हो गया था, इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे, रिजर्व्स कम हो गए थे, है ना, तो सही हो गया। उसके बाद 56, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो फिर आपको बताना है स्टेटमेंट 1, द कोविड क्राइसिस हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय अ कोलैप्स इन प्रोडक्शन रिजल्ट इन द फॉल इन डिमांड एंड लो कंजम्पशन। तो कोविड क्राइसिस की वजह से कह रहा है कि प्रोडक्शन में काफ़ी घटोतरी हुई, कोलैप्स हो गया, क्योंकि डिमांड कम हो गई, कंजम्पशन कम कम हो गई, है ना। तो ये तो सब बच्चे मानेंगे, हाँ, क्योंकि कोविड क्राइसिस में सबने देखा ऐसा हुआ। और स्टेटमेंट ट्रू कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक की सोर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैज आल्सो स्लोड बिकॉज ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रोथ। और इसीलिए इस दौरान, मतलब वही कोविड क्राइसिस की ही बात कर रहा है, इस दौरान इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि प्रोड्यूसर भी अनसर्टेन था ग्रोथ को लेकर और उनके पास ऑलरेडी अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ी हुई थी। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू ही हो गया। तो कोविड काल के दौरान डिमांड भी कम हो गई और कोविड काल के दौरान इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो गए। तो दोनों बातें जो हैं वो सही दे रखी हैं, ट्रू दे रखी हैं। उसके बाद 57 में कह रहे हैं असर्शन और रीजन है, तो वही चार ऑप्शन हमको सेलेक्ट करने सही। तो असर्शन में लिखा है इन 1991 रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट वाज एन ऑब्वियस वे ऑफ कंटेनिंग डिमांड। तो रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये हो गया एक तरह से कि सरकार अगर अपनी बोरोइंग कम करती है या मनी सप्लाई कम करती है, खर्चा कम करती है, तो कह रहा है वाज एन ऑब्वियस वे ऑफ कंटेनिंग डिमांड, उससे जो है डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो ये बात तो ट्रू है। और उसका वो रीजन दे रहा है, बिकॉज द क्राइसिस वाज कॉज्ड बाय एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड सकिंग इन इंपोर्ट्स एंड वाइडनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। कह रहा है क्योंकि ये जो क्राइसिस हुआ ये डिमांड के बढ़ने की वजह से ही हुआ, ताकि जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गए और करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। तो ये बात भी सही कह रहा है। तो मतलब दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहा है अगर आप पढ़ोगे तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना ही एक ऑब्वियस सॉल्यूशन था। क्यों था? क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी इस क्राइसिस में, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़े जा रहे थे। तो इसीलिए सरकार ने सोचा हम फिस्कल डेफिसिट को कम कर देंगे, तो कम से कम डिमांड जो है वो कुछ समय के लिए कम हो जाएगी, मनी जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद 59, तो 59 में दो स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको फिर पहचानना है कौन सा सही कौन सा गलत। स्टेटमेंट 1 में लिखा है द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो ये तो बात ट्रू है, क्योंकि सब जानते ही हैं एलपीजी के अंदर पॉलिसी में वो पुरानी वाली लाइसेंसिंग सिस्टम्स हटा दिए थे। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है देयर इज ए नीड टू फोकस ऑन लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स अप्रोच टू हैंडल टुडे क्राइसिस। कह रहा है कि हमें फोकस करना पड़ेगा लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स वाली अप्रोच पर आज के क्राइसिस को दूर करने के लिए। तो ये बात गलत है, क्योंकि आज के समय में लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स को
कि कोई अप्रोच नहीं है, आज तो हमें फास्ट, जिसमें कोई लिस्ट ना हो, शॉर्ट लिस्ट, यानी कि बस फटाफट हो जाए, ऐसी अप्रोच पर फोकस करना पड़ता है, तभी हम आज की क्राइसिस से बच सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो तो उसने गलत दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट सही दे रखा है और दूसरा स्टेटमेंट गलत दे रखा है। सही। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे वैसे ही बता देना। असर्शन और रीजन है। तो असर्शन में लिखा है ह्यूज फिस्कल डेफिसिट वाज द मेन रीजन फॉर 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। कह रहा है कि बहुत ज्यादा जो फिस्कल डेफिसिट हो गया था वो मेन कारण था 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस का। ठीक है। और रीजन कह रहा है बिकॉज रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट वाज एन ऑब्वियस वे ऑफ कंटेनिंग डिमांड। तो ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, लेकिन आपका ऑप्शन जो बनेगा सही वो बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, परंतु रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, है ना। तो अगर आप दोनों को जोड़ के पढ़ोगे कि ह्यूज फिस्कल डेफिसिट वाज द मेन रीजन फॉर 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट वाज एन ऑब्वियस वे, तो दोनों में कोई बात नहीं है, तो नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे बच्चों सैम्पल पेपर 3 के हमारे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन।